हाय गाइस, वेलकम टू E2E क्लासेस। आज हम लोग ज्योग्राफी का स्टैंडर्ड 10 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और ये जो है इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग रिसोर्सेज, उनके क्लासिफिकेशन और उनके डेवलपमेंट और प्लानिंग से रिलेटेड बातों को देखेंगे, और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को भी जानेंगे। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए हम लोग क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, इन बातों पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग अपने इन्वायरमेंट में देखें तो हमारी इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे वाटर है, सनलाइट है, एयर है, और आयरन है, कोल है। सिर्फ हमारे प्लैनेट पे ही नहीं, दूसरे प्लैनेट्स पे भी जो है, जैसे मार्स पे हेमाटाइट है जो कि आयरन और होता है, वुड है, और धरती के सतह के नीचे भी हम जाएं तो अर्थ के कोर में भी बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं। पर क्या हम इन सबको रिसोर्सेज कह दें? ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि रिसोर्स कहलाने के लिए किसी वस्तु को बहुत सारा पैरामीटर्स होता है, उन पैरामीटर्स को फुलफिल करना होता है। ठीक है, अब इस चित्र में यदि देखें तो कहीं पे टिक लगा होगा, कहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा होगा, कहीं पे क्रॉस लगा होगा। तो इस चीज को यदि समझें तो कोयला आज एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी है, और कोयला तो एक्सट्रैक्ट होता है तो उससे बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे थर्मल पावर प्लांट में कोयला यूज़ होता है और उसका मैपिंग होता है, सर्वेइंग होता है, और उसको यूज़ करना बहुत इजी है। वहीं आयरन जो अवेलेबल है धरती पर, और सोलर एनर्जी और वाटर, इन सबको एक्सट्रैक्ट करना और यूज़ करना ईजी है। वहीं यदि अगर हम बात करें मार्स पर कोई मिनरल है, हेमाटाइट है, तो क्या मार्स से उसको धरती पर ला पाना उतना इजी टास्क है? नहीं है। इट्स नॉट एन इजी टास्क। सो जितना हमको यहाँ पे इससे लाभ नहीं होगा, उससे ज़्यादा तो हमको यहाँ नुकसान हो जा रहा है। अर्थ के कोर में भी बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल है, पर क्या हम उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? मोल्टेन फॉर्म में, और टेम्परेचर इतना ही है कि इक्विपमेंट्स वर्क नहीं करेगा, एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या हम इसको रिसोर्स मान सकते हैं? और वहीं यदि बात करें यूरेनियम का, तो यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मेटल है। अब इससे हम लोग एटॉमिक हथियार भी बना सकते हैं, और एटॉमिक पावर प्लांट में इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो ये हमारे लिए डेवलपमेंट का काम करेगा। वहीं अगर इसको एटॉमिक हथियार के रूप में उपयोग करेंगे तो ये विनाश का काम करेगा, डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा। तो क्या हम इसको रिसोर्स मान सकते हैं? तो ये तो पर्पस पे भी डिपेंड करना चाहिए कि हमारा यूज करने का पर्पस क्या है। वही सेम चीज वुड के साथ भी है। वुड से हम लोग फर्नीचर मैन्युफैक्चर करते हैं, और भी कई सारा पर्पस है। लकड़ी को पहले चूल्हे में भी यूज किया जाता था, पर क्या उसके लिए हम लोग सारा पेड़ काट दें? नहीं काट सकते हैं, क्योंकि ये ट्राइबल पीपल का द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है। ट्राइबल्स जो है, ट्राइबल कम्युनिटीज जो है, वन की और पेड़ों की पूजा करते हैं, इसलिए ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है कि सारे पेड़ों को काट दिया जाए। अब उन पैरामीटर्स का यदि बात करें कि कौन कौन सा पैरामीटर किसी वस्तु को फुलफिल करना पड़ता है रिसोर्स की कैटेगरी में आने के लिए, तो ये कुछ वो पैरामीटर्स हैं, जैसे डज इट सेटिस्फाई योर नीड, हमारा जरूरत को पूरा कर रहा है कि नहीं। प्यास लगा तो पानी पी लिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमको तो हम सोलर एनर्जी का उपयोग कर लिए, विंड एनर्जी का उपयोग कर लिए, कोल का उपयोग कर लिए इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर करने के लिए। यूरेनियम का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसी कंडीशन में यूरेनियम जो है रिसोर्स कहा जाएगा। एटॉमिक हथियार वाले कंडीशन में नहीं, वो तो डिस्ट्रक्शन होगा ह्यूमन लाइफ का। वहीं आयरन से हम लोग इक्विपमेंट्स बना सकते हैं, तो आयरन से हमारा जरूरत पूरा हो रहा है, मशीनरीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आयरन से। लेकिन वही आयरन यदि मार्स पे अवेलेबल है, अर्थ के कोर के अंदर अवेलेबल है, तो उसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। दैट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं है वो। अर्थ के कोर में जो आयरन है, वहां टेम्परेचर इतना हाई है कि इक्विपमेंट्स मेल्ट कर जाएंगे, वर्क नहीं करेंगे। हम वहां से आयरन को एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर सकते हैं, तो वो फिर हमारे काम का कैसे है? इट इज नॉट टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। वहीं यदि
दूसरे अदर मटेरियल्स को देखें, पानी को देखें तो पानी नेचर में फ्रीली अवेलेबल है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारी चीज़ें जो है इन्वायरमेंट में फ्रीली अवेलेबल है। तो लेकिन इनको डेवलप करने का और इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने पे कॉस्ट तो लगता है, पर इस कॉस्ट को भी हम लोग एक पैरामीटर बना सकते हैं कि कितना कॉस्ट लग रहा है। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिकली फिजिबल। मतलब कि हमको जो आउटपुट मिला किसी रिसोर्स से, जैसे हम किसी मिनरल का यदि बात करें, जैसे गोल्ड हो गया, कोल हो गया, आयरन हो गया, तो उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने में हमको कुछ कॉस्ट पड़ेगा। तो अगर हम उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और जो एक्चुअल उसका मार्केट प्राइस है उससे ज़्यादा यदि हमको कॉस्टिंग पड़ रहा है, तो वो तो रिसोर्स का काम नहीं है, वो हमारे लिए रिसोर्स का काम नहीं करेगा, वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, वो तो घाटे का सौदा होगा। तो उस हिसाब से तो वो इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उसको रिसोर्स के रूप में कंसिडर नहीं कर सकते हैं। और वहीं अंतिम पैरामीटर है कि इज इट कल्चरली एक्सेप्टेबल। जैसे हम लोग वुड का केस देख सकते हैं। वुड के केस में, वुड तो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, हम लोग उससे डेस्क, बेंच, टेबल्स, बेसिकली फर्नीचर का सारा सामान मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसका उपयोग है, इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल टूल्स एंड मैनी मोर थिंग्स के रूप में वुड का यूज़ किया जाता है और काफ़ी पहले से किया जाता था। पहले वुड को एक फ्यूल के रूप में भी यूज़ किया जाता था। लेकिन सारा पेड़ काटना भी वुड को लेने के लिए एक एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे जो है इन्वायरमेंट डैमेज होगा। अगर इन्वायरमेंट डैमेज होगा, प्लस ट्राइबल कम्युनिटीज़ इनकी पूजा करते हैं, वो लोग ये चीज़ अलाउ नहीं करेंगे कि उनके एरिया के पेड़ कट जाएं, या कुछ ऐसे भी पेड़ है जिनकी पूजा होती है तो उनको भी लोग काटने नहीं देंगे। तो वो सब चीज़ें तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारे द्वारा या समाज के द्वारा तो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उनको रिसोर्स कंसिडर नहीं किया जा सकता है। तो अगर हम लोग बात करें कि रिसोर्स किनको कहते हैं, तो रिसोर्स कहलाने का किसी भी वस्तु का बेसिकली 3 पैरामीटर होता है। इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये सब तीनों चीज होने के अलावा अगर ये हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, तब हम लोग उसको रिसोर्स के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब रिसोर्स का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। अब रिसोर्स को यदि डिफाइन किया जाए तो इस प्रकार से भी डिफाइन किया जा सकता है, एनीथिंग दैट फुलफिल्स ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइडेड दैट इट इज। सबसे पहला चीज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब हमारे पास उस रिसोर्स को गैदर करने और यूज करने के लिए तकनीक होना चाहिए। मान लीजिए आज से 100 साल पहले जब सोलर एनर्जी था धरती पर, उस समय सन का रेस तो पड़ता था, लेकिन उसको यूज करने के लिए हमारे पास, ह्यूमन बींग्स के पास, जब सोलर सेल नहीं था, उसको कैप्चर करके उसको इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तब तो हम लोग सोलर एनर्जी के बारे में नहीं जानते थे, या जान के भी उसको उपयोग नहीं कर सकते थे। उस समय तो हम लोग ये नहीं बोल सकते थे कि हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी का काम कर सकता है। या फिर विंड एनर्जी है, हमारे पास बहुत सारा विंड है, लेकिन उससे हम टरबाइन जलाना जानते ही नहीं थे, विंड मिल का तकनीक था ही नहीं, तो हम क्या बोल सकते हैं? उस समय तो ये रिसोर्स नहीं ना कहलाएगा। या फिर हमारे पास कोल रहे और स्टीम इंजन था ही नहीं उस समय, जब बहुत पहले चले जाएं, स्टीम इंजन के बनने से भी पहले चले जाएं, तो कोल के रहते हुए भी अगर हम लोग स्टीम इंजन नहीं है तो उसको यूज़ कैसे करेंगे? चूल्हा नहीं था या फिर और भी कुछ ऐसा था, तो उस समय जो है जब तकनीक नहीं था तब जो है वो रिसोर्स नहीं कंसिडर किया जाएगा। या फिर अभी भी अगर कुछ ऐसा पाया जाता है जिसको यूज़ करने का तकनीक हमारे पास ना हो, तो उसको हम लोग टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं मान सकते, मतलब रिसोर्स नहीं कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब उसको क्या क्या होना चाहिए? पहला तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, दूसरा इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। मतलब द कॉस्ट शुड बी बेरेबल। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई मिनरल है, जैसे बहुत सारा मिनरल्स होता है, आयरन है, गोल्ड है। गोल्ड का यदि उदाहरण दें
हमको पता चल रहा है कि किसी एरिया में गोल्ड पाया जा रहा है और वहाँ से यदि एक्सट्रैक्शन की और पता चला कि बहुत मिनिमम अमाउंट में गोल्ड मिला और उसका जो है प्राइस जो है मार्केट में जो एग्जिस्टिंग प्राइस था गोल्ड का उससे बहुत ज़्यादा आया, तो क्या हम उसको अपने लिए रिसोर्स मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है उससे कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। क्योंकि हम लोग तो है इस आशा से गए थे कि गोल्ड जो है प्रचुर मात्रा में मिलेगा या फिर कम से कम इतना मिलेगा कि उसका जो प्राइस है वो कंपेरेबल टू मार्केट प्राइस होगा। लेकिन अगर उससे बहुत ज़्यादा आ रहा है उसका प्राइस, तो फिर वो तो बेनिफिशियल नहीं होगा ना, क्योंकि अगर किसी चीज़ को गेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ रहा है तो ये तो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं ना हो करके नुकसानदेह होगा। तो इसको हम लोग रिसोर्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा समाज इस चीज़ की अलाउ करे, इस चीज़ को अलाउ करे और समाज द्वारा इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कल्चरली एक्सेप्टेबल बोलते हैं। अब क्लासिफिकेशन पे यदि आए, यानी कि वर्गीकरण करें, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करें, तो रिसोर्सेज को जो है 4 आधार पर, 4 बेसिस ऐसा है जिस पर रिसोर्सेज को कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला है ओरिजिन, नेक्स्ट है एग्जॉस्टिबिलिटी, वैसे ही ओनरशिप और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये जो है ये 4 बेसिस हैं जिनके आधार पर रिसोर्सेज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। वहीं अगर ओरिजिन को पहले देखें तो ओरिजिन का मतलब है उत्पत्ति, मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ कोई चीज़। तो इस आधार पर यदि देखें तो रिसोर्सेज को जो है 2 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला है बायोटिक, दूसरा है एबायोटिक। बायो का मतलब होता है लाइफ, यहीं से आपको याद रहेगा कि ऑल लिविंग थिंग्स दैट आर कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स। ठीक है, जितना भी जीवित प्राणी है जिसमें जान है और जिनको रिसोर्स कंसिडर किया जाता है उसको हम लोग बायोटिक रिसोर्सेस का कैटेगरी में रखेंगे, और जो डेड है जिसमें जीवन नहीं है उसको हम लोग एबायोटिक के कैटेगरी में रखेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम लोग को गाय से, भेड़ बकरी से बहुत कुछ ऑब्टेन होता है, जैसे गाय से मिल्क, भेड़ बकरी से हम लोग को वूल हो गया, फाइबर हो गया, तो ये सब चीज़ जो है जीवित है। ठीक है, इनमें जान है, दीज आर बायोटिक थिंग्स, और ये लोग हमारे लिए रिसोर्स का पर्पस को फुलफिल कर रहा है। सो दे कैन बी अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्स, जैसे लाइफ स्टॉक हो गया, फिशरीज हो गया। और वहीं अगर एबायोटिक का बात करें तो इसमें जान है नहीं, मेटल्स, फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स मतलब कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, और मेटल्स जैसे आयरन है, गोल्ड है, ठीक है, दीज आर मेटल्स। तो ये सब जो है बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज का एग्जाम्पल भी हो गया। इसमें जान नहीं होता है, इसमें जान होता है। ये लिविंग बींग्स है, ये लिविंग बींग्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट यदि बेसिस देखें, कौन सा दूसरा बेसिस है जिसके आधार पर रिसोर्सेज को कैटेगराइज किया जाता है, तो वो है एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्ट होने का मतलब है खत्म हो जाना, और एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर 2 पार्ट्स में जो है रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया। 2 टाइप्स का रिसोर्सेज होता है, पहला है रिन्यूएबल, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है जो दोबारा नया हो सके, और वहीं नॉन लगा देंगे तो ये ऑपोजिट सेंस हो जाता है इसका। रिन्यूएबल में, जैसे रिन्यूएबल का मतलब होता है रिसोर्सेज विच कैन बी इजिली रिन्यूड, मतलब जो आसानी से नया हो जाए या जो हमेशा नया हो जाता है। ठीक है, अब ये जो चीज़ हमेशा नया हो जाता है ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए सोलर एंड विंड एनर्जी, इसका तो प्रकाश कभी ख़त्म ही नहीं होता है। सूर्य का प्रकाश धरती पर हर सेकंड पड़ रहा है और विंड तो हर सेकंड ब्लो कर रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये रिन्यूएबल है। वही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है बहुत लंबा समय लेता है रिन्यू होने में, दोबारा नया बनने में। एग्जाम्पल के लिए फॉसिल फ्यूल्स, इन सब चीज़ों को हज़ारों साल, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाता है दोबारा फॉर्म होने में, और इस प्रोसेस में हो सकता है कि दोबारा फॉर्म होने से पहले ये ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए। ठीक है, जैसे कोयला,
हो सकता है कि कोल जो है दोबारा फॉर्म हो नेचर में, नेचर द्वारा फॉर्म हो, लेकिन दोबारा फॉर्म होने से पहले कोल जो है खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए धरती पर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट यदि बात करें तो दूसरा है ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है स्वामित्व, यानी कि ओनर कौन है, मालिकाना अधिकार किसके पास है। तो इसके आधार पर पहला रिसोर्स है हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक व्यक्ति, यानी कि जितना भी रिसोर्सेस केवल एक व्यक्ति के अंतर्गत आता हो उसको हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्सेस कहेंगे। जैसे हमारा घर, हमारी गाड़ी, ये सब हमारे लिए रिसोर्स का पर्पस फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन इस पर केवल और केवल मेरा ही अधिकार है। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है? इंडिविजुअल रिसोर्स। रिसोर्सेज ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। एग्जांपल के लिए लैंड हो गया, फार्म्स हो गए। ठीक है, और भी जितने सारे आपके मन में एग्जांपल्स आ रहे हैं, घर, गाड़ी, ठीक है, ये सब चीज जो है इंडिविजुअल रिसोर्सेज के कैटेगरी में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है वह है कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज मतलब जिन पर केवल एक व्यक्ति का अधिकार ना हो करके समाज में रह रहे जितने भी लोग हैं उन सब का अधिकार हो, ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज बोलते हैं। यानी कि रिसोर्सेज ओन्ड बाय ऑल मेंबर्स लिविंग इन अ सोसाइटी। रिसोर्सेज ओन्ड बाय ऑल मेंबर्स लिविंग इन अ सोसाइटी। जैसे पब्लिक पार्क्स, पब्लिक पार्क जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आदमी जाके बैठ गया, उसमें लोकेलिटी का सब कोई आता है, यहाँ तक कि बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, और वहीं विलेज पॉन्ड्स, ऐसा नहीं है कि वहां से तालाब से सिर्फ एक ही आदमी पानी ले सकता है, वहां पे लोकेलिटी के जितने लोग हैं अपने इच्छानुसार तालाब में से पानी निकाल सकते हैं। इस प्रकार के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स बोलते हैं। और थर्ड जो हमारा इसी कैटेगरी में जो रिसोर्स है वो है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स मतलब इस पर एक व्यक्ति, समाज या समाज के लोगों का नहीं, राष्ट्र सरकार का, नेशन का इस पर अधिकार होता है, गवर्नमेंट का इस पे कंट्रोल होता है, टोटल कंट्रोल होता है। ऐसे रिसोर्सेज को नेशनल रिसोर्स बोलते हैं। रिसोर्सेज ओन्ड बाय नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। एग्जाम्पल के लिए जितना भी जमीन भारत के टेरिटरी में है, इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री में है, उसमें जितना भी वाटर रिसोर्सेज है, उसमें जितना भी मिनरल्स है, वो सब कुछ, जितना भी फॉरेस्ट है, जितना भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, सब कुछ राष्ट्र सरकार के अंतर्गत आएगा। और इसमें एक और चीज आता है, यदि आप देखें कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन मतलब तट, यदि देखें तो तट से जो है 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया छोड़ करके, मतलब यहां से जो है इतना एरिया जो है भारत सरकार के अंतर्गत आता है, मतलब 22.2 किलोमीटर अप्रॉक्स। ठीक है, ये जो एरिया है ये इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आएगा, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आएगा, और यहाँ पे जो भी रिसोर्सेस पाया जाएगा वो सब कुछ इंडिया का होगा। ठीक है, इस एरिया में यदि कुछ भी पाया जाता है, कोई भी रिसोर्स पाया जाता है, तो उस पे नेशनल गवर्नमेंट का अधिकार होगा। और इसी बेसिस में आगे बढ़े तो हमको देखने को मिलेगा लास्ट इंटरनेशनल रिसोर्स। मतलब इस पर किसी देश का ना हो करके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इनको कंट्रोल करती हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सब जो इंटरनेशनल बॉडीज होती हैं उसका इन पर कंट्रोल होता है। ये किसी एक देश तक ही सीमित नहीं है। जैसे इंडिया के केस में देखें कि इंडिया के कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स का जो डिफरेंस है उतना सी का एरिया खाली इंडिया का है, उसके बाद फिर किसका है? उसके बाद का जो सी का एरिया है वो किसी देश के कंट्रोल में नहीं है। बहुत सारा जो एरिया है वो किसी देश का नहीं है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और वहां से कोई भी रिसोर्स यदि गैदर करना है तो उनका परमिशन लेना होता है। दैट इज रिसोर्सेज ओन्ड एंड रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विदाउट द कंसेंट ऑफ दीज इंटरनेशनल अथॉरिटीज
नो कंट्री में यूज दिस रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के लिए सीज, डे लाइट, वोल्केनोज, ये सब जो है किसी एक पर्टिकुलर देश का नहीं होता है, ये सब क्या है, ठीक है। इसको कंट्रोल कौन करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल करता है। चलिए यदि आगे बढ़े, अगले बेसिस पर चले तो वो है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से यहाँ पे हमारा क्या मतलब है, रिसोर्स का भी विकास होता है। फर्स्ट टाइम हो सकता है कि कोई रिसोर्स का पता लगा, ठीक है, या किसी रिसोर्स का पता लगाया गया। मान लो जैसे यदि कोल का भी बात करें तो कभी ऐसा टाइम होगा जब लोगों को फर्स्ट टाइम पता चला होगा कि भाई कोल जैसा भी कोई मटेरियल होता है। उसके बाद धीरे धीरे तकनीक विकसित हुआ होगा कि कोल को यूज़ कैसे किया जाता है, धीरे धीरे थर्मल पावर प्लांट्स बना होगा, धीरे धीरे स्टीम इंजन बना होगा, धीरे धीरे ये सब कुछ हुआ होगा और आज जाके जो है कोल को हम लोग टोटली यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही सिर्फ कोल को ही नहीं, हर रिसोर्सेज को यदि देखिए, जैसे आप सोलर एनर्जी को देखें तो सोलर एनर्जी भी जो है कभी ये पता चला होगा कि सन से जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा सकता है, सन रेज से। उसके बाद जाके सोलर सेल का कंसेप्ट आया होगा, उसके बाद सनलाइट का जो है पड़ने से सोलर एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कंसेप्ट को ज़्यादा बढ़ावा दिया होगा। उसके बाद सोलर सेल का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ होगा और आज जाके हम लोग सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उसको उपयोग में लाते हैं। तो हर रिसोर्स का जो है, जितना भी रिसोर्स है उसका अलग अलग स्टेज होता है डेवलपमेंट का, पाए जाने से लेकर के संपूर्ण रूप से उपयोग में ले आए जाने तक, ठीक है। तो यहाँ पे यदि देखें तो 4 प्रकार का हम लोग को रिसोर्स देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला है पोटेंशियल रिसोर्स। ये वो सारा रिसोर्स है जिसमें कि हम लोग का जो ज़रूरत है वो पूरा तो हो सकता है, इनमें क्षमता तो है और ये किसी एक रीजन में भी पाए जाते हैं, किसी एरिया में पाए जाते हैं, पर इनका जो है उपयोग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इनका उपयोग स्टार्ट नहीं हुआ है। एग्जाम्पल यदि देखें तो सोलर और विंड एनर्जी जो है, गुजरात और राजस्थान का यदि सोलर एंड विंड एनर्जी देखें तो यहाँ पे प्रचुर मात्रा में सनलाइट पड़ता है, बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं, ठीक है, विंड ब्लो करता है, लेकिन हम लोग अभी इस एरिया में जो सोलर एंड विंड एनर्जी अवेलेबल है इसको संपूर्ण रूप से उपयोग में नहीं ला रहे हैं। ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स बोलेंगे। नेक्स्ट इज डेवलप्ड रिसोर्स। जैसे अभी हम लोग बात किए, संपूर्ण रूप से उपयोग में लाए जाने तक का जो सफर होता है ये डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो डेवलप्ड रिसोर्स उनका होता, उनको कहा जाता है जिनका ये सफर समाप्त हो चुका होता है। यानी कि मान लीजिए ये रिसोर्स आइडेंटिफाई किया गया कि हाँ ये रिसोर्स का काम कर सकता है, उसके बाद से लेकर के उनको एक्सट्रैक्ट करने से लेकर के उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने से लेकर के सब कुछ कर चुके हैं और उसको संपूर्ण रूप से उपयोग में ला रहे हैं। ऐसे रिसोर्सेज डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं। एग्जाम्पल के लिए कोल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू इट्स फुल पोटेंशियल एंड द अमाउंट ऑफ कोल इज सर्वेड एंड मेजर्ड। हमको पता है कितना कोयला प्रेजेंट है, मतलब उसको उससे कितना उपयोग में लाया जा सकता है, किस प्रकार उपयोग में लाया जा सकता है, उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी मेरे पास है, उसको एक्सट्रैक्ट करने से लेकर के प्रोसेस करने तक सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। इसका मतलब कोल क्या है, एक डेवलप्ड रिसोर्स है। रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड अप टू देयर फुलेस्ट पोटेंशियल, मतलब संपूर्ण क्षमता अनुसार उनका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्टॉक। स्टॉक यानी कि रिसोर्सेज प्रेजेंट इन एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई आवर नीड्स बट कांट बी हार्नेस ड्यू टू लैक ऑफ रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं हमारे एनवायरमेंट में जिनसे हमारा ज़रूरत पूरा हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे पास अभी वैसी तकनीक नहीं है कि हम उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करें और यूज़ करें, ठीक है। इसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक रिसोर्सेज। जैसे अभी उदाहरण देते हुए ही जब हम लोग टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होने का बात कर रहे थे रिसोर्स का, उसी समय हम लोग डिस्कस किए थे कि सोलर एनर्जी एक समय पे अवेलेबल तो है हर समय सोलर एनर्जी, लेकिन एक समय पे उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी और सोलर एनर्जी में क्षमता भी था इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, तभी हम लोग कर भी रहे हैं, लेकिन तकनीक हमारे पास उपलब्ध नहीं थी उस समय। तो उस समय के लिए ये स्टॉक था। और वहीं
एक और यदि एग्जाम्पल यदि देख लें इसमें, तो पानी में तो H2O अवेलेबल है, पर क्या हम लोग उसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करके ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं क्या? हमारे पास एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग इस प्रकार के रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, इनमें क्षमता है पर ये हमारी आवश्यकताओं का भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तकनीक नहीं है इनको गैदर करने के लिए। ठीक है, द लास्ट इज रिजर्व्स। रिजर्व्स का मतलब ये वो सारे रिसोर्स है जिनको हार्नेस करने के लिए, जिनको अक्वायर करने के लिए नेचर से हमारे पास मौजूदा तकनीक जो है संपूर्ण रूप से कारीगर है, लेकिन इनको हम लोग फ्यूचर यूज के लिए प्रिजर्व करके रखे हों या किसी अन्य कारण के चलते हम लोग उपयोग में ना ला रहे हों, ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग रिजर्व्स कहते हैं। जैसे रिवर्स को जो है हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन भारत में जो है आप यदि देखिएगा तो रिवर में जो है हर जगह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट नहीं लगा दिया गया है अंधाधुन। ठीक है, सो reserves are the resources which can be harnessed with existing technology, but their use has not been started. For example, rivers can be used to generate hydroelectricity, but it's done to a limited extent. Question पे यदि चले तो what are the problems that we face due to indiscriminate use of resource? अब यहाँ पे जो है indiscriminate का मतलब क्या है? इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अंधाधुन, बिना सोचे समझे, बिना विचार किए। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई भी चीज़ बिना विचार किए करेंगे, बिना सोचे समझे करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि रिसोर्स खत्म हो जाएगा। सोच ही नहीं रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, हमको दिखने में पता चल रहा है देखने से कि रिसोर्स जो है कम मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी हम लोग जो है बिना सोचे समझे इसको उपयोग में ला रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा? हम लोग को सबसे पहला समस्या ये झेलना होगा कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स समाप्त होने के कगार पर आ जाएगा। दूसरा चीज, अब रिसोर्स जो है यदि कम मात्रा में उपलब्ध होगा तो उसका प्राइस बढ़ने लगेगा और सिर्फ वही लोग उन रिसोर्सेज को अवेल कर पाएंगे जिनके पास उस प्राइस को पे करने का जो है क्षमता होगा। ठीक है, उससे क्या होगा? सिर्फ वही लोग अवेल करेंगे भी, और इससे रिसोर्स, जितना भी रिसोर्स है, सिर्फ कुछ ही लोगों के कंट्रोल में रहेगा। दिस इज नोन एज एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। ठीक है, सिर्फ वही लोग उन रिसोर्सेज को उपयोग में लाएंगे जो लोग उसका प्राइस पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। ज़्यादा रिसोर्सेज का कंजम्पशन से पॉल्यूशन भी होता है। ज़्यादा तेल जलेगा तो ज़्यादा धुआं होगा और ज़्यादा प्रदूषण भी होगा। ठीक है, ग्लोबल प्रॉब्लम्स जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, इन सब समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स का हम लोग को क्या परिणाम देखना पड़ता है? सबसे पहला तो डिप्लीशन, दूसरा एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स, और तीसरा जो है ग्लोबल प्रॉब्लम सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। अब हम लोग ये समझ गए कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज का मतलब क्या होता है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज करने से रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाता है, मतलब अंधाधुन यूज कर रहे हैं बिना सोचे समझे। अब इसको टैकल करने का, इस समस्या को टैकल करने का एक बहुत अच्छा उपाय है जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम लोग को एक चीज ये समझ में आया कि जब हम लोग विकास करते हैं तो डेवलपमेंट के रास्ते पर चलते हुए हम लोग बहुत सारा रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं, जिससे हम लोग तो रिसोर्स का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचे ना, उनके पहले ही रिसोर्स समाप्त हो जाए, डिप्लीट हो जाए, सारा रिसोर्सेज खत्म हो जाए और इन्वायरमेंट भी डैमेज हो। तो रिसोर्सेज का उपयोग करने से, ज़्यादा उपयोग करने से इन्वायरमेंट तो डैमेज होता ही है और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्स नहीं बचने का खतरा रहता है। ठीक है, तो अब इस चीज़ का समाधान क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा विकास जो ज़्यादा लंबा समय तक चले। ठीक है, सस्टेन करने का मतलब है ज़्यादा लंबा समय तक चलाते रहना या
कंटिन्यू करना, ठीक है। तो जब रिसोर्सेज ही खत्म हो जाएगा फ्यूचर जनरेशन के लिए तो वो डेवलपमेंट कैसे होगा। तो इस चीज को आगे बढ़ाते रहने के लिए, डेवलपमेंट का प्रोसेस फर्दर कंटिन्यू हो, इसके लिए हमको रिसोर्सेज को कंजर्व करना होगा। और जब हम लोग इस प्रकार से डेवलप करते हैं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्स बचे और डैमेज भी ना हो इन्वायरमेंट, तो ऐसा विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, मतलब इस जनरेशन का भी आवश्यकता पूरा हो जाए, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन एंड डैमेजिंग इन्वायरमेंट। इस जनरेशन का भी नीड्स पूरा हो जाए, फुलफिल हो जाए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचे और इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो। और इसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए 1992 में रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में है, वहां पे जो है अर्थ समिट कंडक्ट करवाया गया था। इंटरनेशनल अर्थ समिट जो है कंडक्ट करवाया गया था, जहां पे मोर देन 100 लीडर्स प्रेजेंट थे अलग अलग देशों से, ठीक है। ये जो है ब्राजील में है। जून 1992 में ये अर्थ समिट कंडक्ट करवाया गया था रियो डी जेनेरियो में, और इसका पर्पस ये था कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पर डिस्कशन किया जाए कि रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा उपयोग से इन्वायरमेंट को कैसे डैमेज होता है, इस पर डिस्कशन किया जाए। और इसी समिट में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन को साइन किया गया था जिसका नाम है एजेंडा 21। इस डिक्लेरेशन के अंतर्गत सभी देश जो है इस बात पर राजी हो जाते हैं, डिसीजन लेते हैं कि 21st सेंचुरी में हम लोग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे, ठीक है। यही था एजेंडा 21 और रियो डी जेनेरियो का अर्थ समिट। अब इस चीज को जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में एक चीज जो है बहुत हेल्प करता है, जिसको हम लोग कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। अगर हमको किसी चीज को एफिशिएंटली करना है ना, तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है प्लानिंग। आपके पास यदि टाइम कम है प्रिपेयर करने के लिए एग्जामिनेशन के लिए, तो आप उसको प्लान करें कि आपको कहाँ कितना टाइम देना है। तो इससे क्या हो जाता है कि आपका समय बर्बाद नहीं होता है। वैसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो गोल है, इस गोल को अचीव करने में भी और रिसोर्स का जो एक्स्ट्रा जो रिसोर्स खर्च हो रहा है, इस खर्च को भी रोकने के लिए और रिसोर्स को भी कंजर्व करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है रिसोर्स प्लानिंग। तो ये है क्या? इस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ये प्लान करते हैं कि रिसोर्स को कहाँ कितना उपयोग में लाना है, ताकि रिसोर्स जो है अनायास व्यर्थ उपयोग में ना आए और व्यर्थ खर्च ना हो, रिसोर्स को बचाया जा सके, ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच आइडेंटिफाइज present and future resources and their needs for proper utilization of resource। बर्बाद ना हो रिसोर्स, संपूर्ण रूप से पूरा इसका सदुपयोग हो, इस प्रकार से हम लोग रिसोर्स को यूज कैसे कर सकते हैं, इसी को हम लोग रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है। और यदि रिसोर्स प्लानिंग का हम लोग बात करें इसके बारे में, तो रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे होता है, मतलब भारत में जो रिसोर्स प्लानिंग होता है उसमें कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व है, ये यदि डिस्कस करें तो बेसिकली इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि रिसोर्स का पहचान किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, मतलब देश में कहाँ कहाँ कितना कितना है रिसोर्सेज, ये डिस्कस करना है। दूसरा चीज, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, मतलब उन रिसोर्सेज को गैदर कैसे करना है, उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने में कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होगा, ठीक है। ये सब चीज का जो प्लानिंग होता है ना, इसको हम लोग प्लानिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। दिस इज नोन एज इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। इन सब चीजों का जो मेल होता है, रिसोर्सेज कहाँ कहाँ कितना है, सबसे पहला तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, इसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। दूसरा, उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, इसको हम लोग जो प्लान करते हैं इसको हम लोग प्लानिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। एंड लास्ट इज मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, मतलब देश का कितना विकास करना है, देश को विकास करने के लिए कितना रिसोर्स का ज़रूरत है, और रिसोर्स का जो डेवलपमेंट प्लान्स है इसको मैच करना, ठीक है।
मतलब कितना रिसोर्स हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और देश का रिक्वायरमेंट क्या है, इन सब चीज़ों को मैच करना और इन सब चीज़ों में जो है समन्वय स्थापित करना, इसी को हम लोग मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये 3 स्टेप्स हैं जो भारत में फॉलो किया जाता है ताकि रिसोर्स प्लानिंग एफिशिएंटली किया जा सके। ये रिसोर्स प्लानिंग के 3 स्टेप्स हैं इंडिया में। अगर बात करें रिसोर्स प्लानिंग का क्या आवश्यकता है, व्हाई इज इट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, तो रिसोर्स प्लानिंग का आवश्यकता क्यों है, क्या जरूरत है, इस पर भी थोड़ा जानना इसको भी जरूरी है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए, अगर प्लान करके नहीं अपना टाइम को यूज करेंगे एग्जाम के समय तो टाइम बर्बाद होगा। ऐसे ही यदि रिसोर्सेज को भी प्लान करके उपयोग में नहीं लाएंगे तो रिसोर्सेज भी व्यर्थ उपयोग में आ जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसी बर्बादी को रोकने के लिए रिसोर्स प्लानिंग अनिवार्य है। फॉर प्रॉपर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, मतलब संपूर्ण रूप से और सही तरीके से, बिना घाटा हुए, बिना रिसोर्स बर्बाद हुए अगर उपयोग में ला रहे हैं तो रिसोर्स प्लानिंग का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इससे क्या संबंध है? अगर रिसोर्सेज ज्यादा उपयोग में नहीं आएगा, मतलब रिसोर्सेज बचेगा, तो हमारे लिए डेवलप करने का ज्यादा ऑप्शंस रहेगा ना। रिसोर्सेज से ही तो हम डेवलप करेंगे और रिसोर्सेज को हम बहुत एकदम प्लान करके उपयोग में ला रहे हैं तो हमारे लिए डेवलप करने का बहुत ज्यादा स्कोप रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा पैसा ज्यादा खर्चा नहीं होगा क्योंकि रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने में पैसा लगता है, मेहनत लगता है, तो उस पैसे को ये बचाएगा। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रिसोर्स को गैदर करने के लिए, एक्वायर करने के लिए नेचर में हम लोग मशीनरीज यूज करते हैं जिससे नेचर में पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है। इसको भी अगर रिसोर्सेज कम उपयोग में आएगा तो रिसोर्सेज को एनवायरमेंट में से भी कम एक्सट्रैक्ट करना होगा और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी कम होगा। मतलब हम लोग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का भी गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि बात करें कंजर्वेशन का, तो रिसोर्स प्लानिंग को हम लोग कंजर्वेशन में यूज कर सकते हैं। लेकिन कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। हम लोग रिसोर्स को इस प्रकार से संरक्षित रखें कि हमारा भी काम हो जाए और हमारे भविष्य के लिए भी वो चीज बचा रहे, भविष्य में आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी ये चीज बचा रहे। इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन। यानी कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स रेफर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्स। सबसे मेन बात, पहला चीज, संरक्षण प्रदान करेंगे संसाधन को, सो दैट दे कैन बी अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन, मतलब भविष्य के लिए भी बचे रहे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स बोलते हैं। दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। मतलब काम भी हो रहा है और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच रहा है। कैसे बच रहा है? तो रिसोर्स को बचा के, प्रोटेक्ट करके, इसको हम लोग कंजर्वेशन बोलते हैं, प्रिजर्व करना बोलते हैं, बचाना बोलते हैं। अब इसका यदि जरूरत को समझे कि व्हाई शुड वी कंजर्व रिसोर्सेज, तो इसको एक प्रश्न के माध्यम से समझिए कि व्हाई शुड वी कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे कुछ कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला चीज, नहीं बचाएंगे तो खत्म हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टू प्रिवेंट डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा चीज ये कि रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने में भी और यूज करने से भी कार्बन उत्सर्जन होता है, कार्बन एमिशन होता है, जिसका मतलब ये कि उससे और प्रदूषण होगा। इस चीज को भी रोकने के लिए हम लोग को कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स वाला जो स्टेप्स है वो फॉलो करना होगा, रिसोर्सेज को कंजर्व करना होगा, बचाना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा। और यदि देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए भी हम लोग को रिसोर्स को कंजर्व करना होगा। रिसोर्स को नहीं बचाएंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे अचीव करेंगे? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम लोग डिस्कस किए कि रिसोर्स फ्यूचर जनरेशन के लिए बच रहा है और ये तभी होगा जब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। लास्ट इज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स, मतलब उनके फ्यूचर जनरेशंस जो है हमारे, उनके जरूरतों को भी पूरा करने के लिए तो उनको रिसोर्स चाहिए और उनके लिए रिसोर्स बचना चाहिए। और ये कैसे पॉसिबल है? कंजर्वेशन से, रिसोर्सेज को प्रिवेंट करने से, डिप्लीशन से।
रिसोर्स खत्म ना हो ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे। ये कैसे पॉसिबल है? तो कंजर्वेशन से पॉसिबल है। दिस इज वाई कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग को ये तो पता चला कि रिसोर्स को कंजर्व करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर कैसे करेंगे, क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं रिसोर्स के कंजर्वेशन में, इन स्टेप्स को भी नजर डालते हैं। तो व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन या स्टेप्स दैट कैन बी टेकन इन ऑर्डर टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्स के संरक्षण में, संसाधन के संरक्षण में क्या क्या कदम उठाया जा सकता है। तो एक चीज हो सकता है, जैसे कुछ कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जो रिन्यूएबल हैं, उनको यूज किया जा सकता है, जो कि ज्यादा प्रदूषण भी नहीं करते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग ग्रीन एनर्जी बोलते हैं। प्रोमोटिंग द यूज ऑफ ग्रीन एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये सब क्या है? ये सब ग्रीन एनर्जी है। इनका उपयोग जो है बहुत प्रदूषण को नुकसान नहीं पहुंचाता है और ये जो है समाप्त भी नहीं होता है, डिप्लीट भी नहीं होता है, जिससे फ्यूचर जनरेशन का भी कोई अफेक्ट नहीं होगा, जरूरत को कोई ऐसा हैम्पर नहीं होगा कि रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट है फ्यूचर जनरेशन को और उनको मिल नहीं रहा है। तो ग्रीन एनर्जी जो है इस कंडीशन को जो है प्रिवेंट कर सकता है। दूसरा चीज, रिड्यूसिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मतलब ऐसे रिसोर्सेज फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल हो गए, गैस हो गए, ऑयल हो गया, इन सभी रिसोर्सेज जो कि कार्बन एमिशन भी करते हैं और जो कि नॉन रिन्यूएबल है। फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली नॉन रिन्यूएबल है, ये दोबारा जो है बनने में इनको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाता है। अब ये यदि समाप्त हो जाएगा तो फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बचेगा, ठीक है। दैट्स वाई वी नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज। लेकिन ये एक स्टेप लिया जा सकता है, अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का जो है यूज को कम कर दें, रिड्यूस कर दें, तो ये बचा रहेगा फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। एक ये कदम उठाया जा सकता है। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ 3R, दैट इज रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ठीक है। रिड्यूस करने का मतलब हम कम कर रहे हैं, जैसे सेकंड स्टेप में किए, फॉसिल फ्यूल्स का जो उपयोग है वो कम कर रहे हैं। रीयूज का मतलब हम अगर संभव है तो उसको दोबारा भी यूज कर लें, ठीक है। यदि संभव है तो हम किसी चीज को दोबारा भी यूज कर ले। जैसे आप लोग देखे होंगे घर पे यदि घी या कुछ और भी आता है तो उसका जो डब्बा है माँ उसको धो के उसमें अचार रख देती है, मतलब उसी डब्बे को माँ ने दोबारा उपयोग में लाया। दिस इज नोन एज रीयूज, ठीक है। एक ही डब्बा को दो पर्पस के लिए दो बार यूज करना, वैसे ही एक ही चीज को दो बार यूज कर सकते हैं हम लोग, रीयूज कर सकते हैं। और रिसाइकल को प्रमोट कर सकते हैं। रिसाइकल मतलब उसी चीज से कुछ नया बना के उसको नए उपयोग में लाना, ठीक है, इसको हम लोग रिसाइकल बोलते हैं। इससे भी हम लोग रिसोर्स का बर्बादी को कम कर सकते हैं और रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये तीन कुछ स्टेप्स हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या स्टेप्स हो सकता है ये देखते हैं। प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रोमोट करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दो और रिसोर्सेज का उपयोग को कम करो, ठीक है, जिससे क्या होगा, इन्वायरमेंट को लॉस भी नहीं होगा और रिसोर्सेज भी बचेगा, कंजर्व होगा। एंड हम लोग रिसोर्स प्लानिंग को भी उपयोग में ला सकते हैं। रिसोर्स प्लानिंग से हमको पता है कि प्लान करके चलेंगे तो घाटा नहीं होगा। जैसे टाइम वाला एग्जांपल था, टाइम को प्लान करेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, वैसे रिसोर्स को भी प्लान करेंगे तो रिसोर्स वेस्ट नहीं होगा। दिस इज वाई रिसोर्स प्लानिंग भी जो है एक बहुत अच्छा जो है स्टेप हो सकता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में। एक और कदम उठाया जा सकता है, जागरूकता फैला सकते हैं, जनरेटिंग अवेयरनेस, कि भाई जब आप घर से बाहर जाएं तो लाइट्स ऑफ कर दें, फैन ऑफ कर दें, ताकि जो है बिजली का जो खपत है वो घटे, क्योंकि उस इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए जो है कोयला जलता है और कोयला भी जो है डिप्लीट हो जाएगा कभी। तो इस अवेयरनेस को भी स्प्रेड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द फर्स्ट पार्ट। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।